हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 मैट्रिक परीक्षा हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए साइंस के कुछ 80 VBI ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह का नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर देखिए क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। तो पौधों में जो जनन अंग है वो कहाँ पाए जाते हैं सर, तो क्या होगा आपका पुष्प होगा, यानी फूल। ठीक है, 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या फिर हरे पौधे में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो आपका कहाँ होती है सर, हरे पौधे में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, जल से, ग्लूकोज से, CO2 से या फिर डिक्टियोसोम से। तो जल जो है वो आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका कहाँ से बाहर निकलता है, जल से। ठीक है, कहाँ से, जल के विघटन से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 4 नंबर की जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या फिर मुंह में। तो जठर ग्रंथियाँ जो है वो आपका कहाँ पाई जाती है, तो क्या होगा, अमाशय में। ठीक है, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। 5 नंबर ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया संपूर्ण होती है वो आपका कहाँ होती है सर, क्या होगा आपका, कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, ग्लूकोज का किसके रूप में, पायरुवेट के रूप में बदल जाना, उसी को हम लोग ग्लाइकोसिस बोलते हैं ना। तो ग्लाइकोसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है, याद रखिएगा। 6 नंबर की इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल जो है वो आपका अवायवीय शोषण से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला या फिर थायराइड। तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपका कौन होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। ठीक है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं। 8 नंबर की पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागन या फिर निषेचन। तो पौधे के वायवीय भागों से जो जल निकलता है, जल का जो ह्रास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जल जो निकलता है ना उसको, उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। 21 नंबर की प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाती है, मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद या फिर सूक्ष्म विकास। तो क्या कहलाती है सर, आपका क्या हो जाएगा, डार्विनवाद हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर के हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो है वो आपका क्या कहलाते हैं सर, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उत्पाद करते हैं, और जो उपभोग करते हैं उसको उपभोक्ता बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए, कि अंडोत्सर्ग का कारण है, नंबर 23 के अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग का कारण आपका क्या है सर, क्या होगा आपका, FSH हो जाएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या होगा, FSH होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर के लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ, लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, आमाशय में, अग्नाशय में या फिर वृक्क में। तो लैंगरहंस की जो द्वीपिकाएँ हैं वो आपका कहाँ पाई जाती है सर, सबको पता है ये बात कि ये जो है आपका अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन निकलती है ना उससे। चलिए, 25 नंबर कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो किसका होना जरूरी है, आवश्यक है, तो आयोडीन का। ठीक है, चलिए, जिसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर रोग। 26 नंबर की निस्सल कणिकाएँ पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निस्सल जो कणिकाएँ हैं, निस्सल कणिकाएँ वो आपका किस में पाई जाती है, याद रखिएगा, न्यूरॉन में। ठीक है। 27 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.5 kg से 2 kg, आधा kg से लेकर 1.5 kg या फिर 1.12 से लेकर के 1.14 kg। तो क्या होगा, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है आपका, 1.2 kg से लेकर के 1.4 kg, यानी कि 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है,
याद रखिएगा। 28 नंबर कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस हम लोग लगाते हैं वो लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा या फिर वास्तविक उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? आपका वास्तविक और उल्टा हुआ है कि नहीं? कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। 29 नंबर कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होते हैं? यानी साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, डबल अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। किसका पूछ ही लेगा आपको एग्जाम में, इस बार देखिएगा। ठीक है क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। 30 नंबर के अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, छोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो क्या होता है सर? अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि अवतल लेंस उत्तल दर्पण की जैसा गुण रखता है और अवतल दर्पण का गुण क्या होता है? आभासी, सीधा, छोटा और छोटा बनाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। 31 नंबर की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो आपका जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। उष्मा का भी वही होता है, कार्य का भी वही मात्रक होता है, जूल। ठीक। 32 नंबर की आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला होना जो है वो आपका कौन सी घटना के कारण होता है? तो आपका क्या हो जाएगा सर? प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश नीला दिखाई देता है। 33 नंबर की सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर आपका 2.5 मीटर। तो सामान्य नेत्र का निकट दृष्टि दोष जो है यानी न्यूनतम बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा सर? आपका 25 सेंटीमीटर होगा। और दूर बिंदु अनंत होता है, याद रखिएगा। ये दोनों पूछेगा आपको एग्जाम में। ठीक है सर। चलिए 34 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या फिर +2 डायोप्टर। तो उसका फोकस दूरी दिया हुआ है उत्तल लेंस का, उसका क्षमता मांग रहा है। तो क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं सर? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। तो क्या होगा सर? आपका 1/f का मान कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 100 से आपका भाग हो जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? जब ये 100 नीचे है तो इसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/50 हो जाएगा, है कि नहीं? 100/50 इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 डायोप्टर। क्या होगा? 2 डायोप्टर। तो यहाँ 2 डायोप्टर, एक तो प्लस में एक तो माइनस में है कि नहीं? तो सी और डी में से कोई तो होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सर, उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में, इसलिए +2 डायोप्टर। ठीक है। चलिए 35 नंबर की एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा रहता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर। ठीक है, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसमें। चलिए 36 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या फिर पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। 37 नंबर की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अपवर्तन के भी 2 और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो क्या होता है सर? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर 39 नंबर कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा? फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे होकर गुजरेगा सर? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, किससे गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, लंबवत क्या बोल रहा है कि किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो किधर से गुजरेगा? ओ, परावर्तन के बाद लंबवत आपतित होती है ना सर, तो वक्रता केंद्र से ही ना गुजरेगा। लंबवत मतलब देखिए अवतल दर्पण है ये वाला, ठीक है,
इस पर अगर हम लंबवत पड़ता है कब किरण, जो सी से जो जाता है वो लंबवत पड़ता है, तो सी से जाने के बाद यानी कि ये उसी दिशा में वापस आता है, तो यानी क्या होगा, वक्रता केंद्र से ही वापस आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए याद रखिएगा। हम लोग 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, विचलन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक किरण जाएगा तो उसका क्या नहीं होगा सर, अपवर्तन तो होगा, विचलन भी होगा, तो क्या होगा सर, आपका वर्ण विक्षेपन नहीं होगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपन मतलब अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तो एक किरण जाएगा, एक रंग का किरण जाएगा तो और किस में टूटेगा, तो टूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वर्ण विक्षेपन उसका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 अलग अलग रंग मिलेगा, यानी वर्ण विक्षेपन होगा वहाँ पे। 41 नंबर कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है, उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो आपका वो जो वाइंड मिल होता है उसमें जो ये पंखे जो घूमते हैं उनका, यानी कि डायनामो घूमता है, तो कौन घुमाता है सर, जो हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, यानी गतिमान हवा घुमाती है कि नहीं। चलिए आपका 42 नंबर की कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक या फिर कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो शक्ति होगी वो क्या होगी सर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस जो ऋणात्मक होती है तो उसकी शक्ति भी क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है सर, चलिए 43 नंबर निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर या फिर हीरा। देखिए ये सब अवधातु है, लेकिन एकमात्र अवधातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। 44 नंबर की वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या आपका 1 मीटर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि 1/2 मीटर। अब क्योंकि 1/2 मीटर दिया हुआ नहीं है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही, बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यानी सघन से विरल की तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, अभिलंब से दूर हटेगा, तो दूर कहाँ लिखा है आपका, अभिलंब से दूर, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए अभिलंब के और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। 46 नंबर की विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र यानी जनरेटर बोलते हैं। चलिए 47 नंबर की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर बायोगैस। तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है, यानी परंपरागत तरीके से जो हम लोग रूप से जो ऊर्जा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो क्या है, आपका कोयला है कि नहीं, क्योंकि पवन ऊर्जा का फिलहाल इस्तेमाल किए हैं, ये सौर ऊर्जा का भी, बायोगैस का भी, तो बाकी ये जो कोयला है इसका इस्तेमाल तो युगों युगों से होता आ रहा है। 48 नंबर की कांच की एक समांतर पट्टी का पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। यानी देखिए कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण अगर तिरछा आपतित होगा तो क्या होगा सर, प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सा घटना होगा आपका, विचलन होगा, विक्षेपण होगा, परावर्तन होगा या फिर आपका इनमें से सभी होगा। श्वेत किरण गिर रहा है, ठीक है, वो भी तिरछा गिर रहा है किसी आयताकार सिल्ली के ऊपर, तो क्या होगा सर आपका उसका जो है आपका सिर्फ विक्षेपण होगा। ठीक है, क्या होगा, कौन सी घटना होगी ये बोल रहा है ना, तो इसका जो है आपको क्या होगा सर, विक्षेपण होगा। ठीक है, क्योंकि परावर्तन होगा नहीं, है कि नहीं, परावर्तन होगा नहीं और इनमें से सभी तो होने वाला है नहीं, तो क्या होगा, विक्षेपण होगा। ठीक है सर, विक्षेपित हो जाएगा वो। 48 नंबर 49 नंबर कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा या फिर 212 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो आपका क्या होता है सर, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, एसी करंट 220 वोल्ट एसी, आपका किसी बल्ब में भी लिखा होता है 220 VAC, अल्टरनेटिव करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। 50 नंबर की जस्ता की परमाणु संख्या होती है 24, 28, 29 या फिर 30। तो जस्ता की जो परमाणु संख्या होती है वो 30 होती है और संयोजकता 2 होता है, याद रखिएगा।
51 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक बोल रहा है सर, ठीक है, तो कौन प्रबल क्षारक होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील धातु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक, चलिए। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट, जिंक, लोहा, कॉपर या फिर सोना? तो किसका है आपका हेमाटाइट? तो आपका लोहा का है, ठीक है, लोहा का अयस्क है जिंक, ये हेमाटाइट, ठीक है। 54 नंबर, सल्फाइड अयस्क का साधारण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्थापन या फेन प्लवन विधि? तो सल्फाइड अयस्क का जो निस्थापन होता है वो आपका किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा सर, फेन प्लवन विधि द्वारा निस्थापन सांद्रण होता है, ठीक है सर, सांद्रण मतलब साफ, जिसको बोलते हैं साफ किया जाता है फेन प्लवन विधि से। 55 नंबर, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 मिल करके ZnO बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनाता है, यानी कि आपका क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, संयोजन। तो यहाँ संयोजन तो है नहीं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि आपका उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। कि 56, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा सर? C2H5OH, C6H12O6 या H2SO4 या फिर C5H15N7? तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है सर? C6H12O6 होता है। ठीक, चलिए। 57 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है या फिर कोई नहीं? तो क्यों आपका आपने जल में घुलनशील जो घुल कर जो बनता है विलयन, अम्ल के घुलने से जो विलयन बनता है वो जल विद्युत का सुचालन क्यों करता है सर, संचालन क्यों करता है? क्योंकि वो आयनित हो जाता है, जल में घुलने के बाद वो आयन उत्पन्न करता है, इस वजह से। ठीक, चलिए। 58 नंबर, लिथियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 72 सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसका इनडायरेक्टली वो आपसे संयोजकता पूछ रहा है। तो लिथियम का संयोजकता कितना होता है सर आपका? 1 होता है, ठीक है, कितना होता है? 1। 59 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समय यानी कि आपको क्या पूछ रहा है? उत्कृष्ट तत्व का पूछ रहा है। कौन है उत्कृष्ट तत्व? क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम या सोडियम? तो कौन होगा? हीलियम होगा, ठीक है सर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन, 6 है। 60 नंबर, कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या सोडियम? तो कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है आपका? फ्लोरीन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर आपका सोडियम? तो कौन सा होगा सर? आपका जो है फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है सर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ठीक है, ये चारों। 61 नंबर, कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर, यानी ऋणात्मक इस पर ऋण वाले जो आपका इलेक्ट्रोड लगा होगा उसमें आपका कौन सा गैस मुक्त होगा? तो क्या होगा सर आपका? हाइड्रोजन मुक्त होगा, ठीक है, और एनोड पर ऑक्सीजन, एस एनोड और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। चलिए। 62 नंबर, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है? 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8 या फिर 9 से 9.5? तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है सर? 7 से 7.8, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नंबर, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल पूछ रहा है सर। सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आपका कैल्शियम ऑक्साइड या फिर H2SO4? तो अम्ल कौन है? सीधे सीधे लग रहा है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, है कि नहीं? निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज या फिर लाल गोभी का पत्ता? तो कौन आपका ये संश्लेषित सूचक है, यानी संश्लेषण किया गया है, तो क्या होगा आपका? मेथिल ऑरेंज होगा। बाकी लिटमस पत्र ये सब आपका संश्लेषित सूचक में नहीं आता है। ठीक। 65 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा सर? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से घुल करके क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 66 नंबर की कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र, रासायनिक संगठन है CuFeS2, CuFeS, अच्छा ये CuFeS, CuFeS2, CuFe2S या फिर Cu2FeS2। तो जो कॉपर पायराइड का जो रासायनिक सूत्र होगा वो आपका इनमें से कौन होगा, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा CuFeS2। ठीक है, याद रखिएगा। 67 नंबर, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, जिंक, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा, जो सबसे कम क्रियाशील होगा। इनमें से सबसे कम क्रियाशील कौन है, आपका सोना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक, चांदी, सोना या फिर कॉपर। तो कौन आपका सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से कौन होगा, आपका जिंक होगा, है कि नहीं। कौन सबसे अधिक क्रियाशील, बाकी ये सब तो सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम। ठीक है, चलिए 69 नंबर कि किसी अधातु के महत्तम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 3, 4, 5 या 6, 4, 5, 6 या 7, 1, 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो किसी अधातु के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा सर, आपका 4 से लेकर के 7 तक, है ना, 4 से लेकर के 7 तक। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 3 तक तो धातु का होता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। 70 नंबर की पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है। पीतल का मिश्र धातु बोल रहा है, तो देखिए सर, पीतल याद रखने का तरीका है पिताजी। ठीक है, पिताजी। पीतल जो है आपका तांबा, तो ऐसे तांबा जैसे जस्ता, तांबा और जस्ता से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे तांबा और जस्ता कौन है, कहाँ पे है, यहाँ देखिए Cu कॉपर, Zn जिंक। ठीक है, इन दोनों से मिलके बना होता है पीतल। और कांसा तांबा और टीन से मिलके बना होता है, वो वाला भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 71 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समावयी है, मैथिल अल्कोहल और डाई मैथिल ईथर, एसीटोन या फिर एसिटल्डिहाइड, और एथिल अल्कोहल और डाई मैथिल ईथर या फिर एथीन और इथाइन। तो कौन आपका क्या बोल रहा है, समावयी पूछ रहा है। तो इनमें कौन समावयी होगा, तो क्या होगा आपका एथिल अल्कोहल और डाई मैथिल ईथर, ये आपका दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों क्या है, आपका समावयी है। ठीक है, चलिए समावयी किसको बोलते हैं, आप जानते हैं किसको बोलते हैं समावयी, याद कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर याद होगा तो आपको। 72 नंबर की CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या होगा। तो देखिए सर, यहाँ ईथर का समूह लगा है, तो ईथर का समूह में आपका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो IUPAC नाम क्या होगा आपका, मेथॉक्सी, क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है। IUPAC नाम जो इथर ग्रुप में एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है, यानी कि आपका क्या होगा, मिथॉक्सी एथेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। यानी कि आपका जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मिथॉक्सी एथेन ए नंबर पे लिखा हुआ है। चलिए 73 नंबर की लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है, Fe2O4, Fe3O2, Fe2O3 या फिर FeO। यानी कि लोहा का अभिक्रिया भाप के साथ, भाप भी जल है, जल के साथ बहुत ज़्यादा गर्म जल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा सर, तो Fe2O4 बनेगा। ठीक है, Fe3O4 बनेगा, क्या बनेगा, का नहीं लिख रहा है, Fe3O4 बनेगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लिखा दिया आपको, Fe3O4 बनेगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पीछे वाला आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन में। 74 नंबर की एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा। तो 16 है, आवर्त परमाणु संख्या कितना है, 16 है। 16 यानी कि क्या, सल्फर। तो सल्फर का आवर्त सारणी कितना होता है सर, आपको पता है, वर्ग कितना होगा, 16 ही होगा। सोलंकित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जिंक प्लस Fe
उसके बाद Fe Cu और मैग्नीशियम। तो कौन सा धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, जो बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होगा उसको वो इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो कौन आपका अभिक्रिया नहीं करेगा, ये कॉपर। ठीक है सर, क्योंकि कॉपर सबसे कम हाइड्रोजन से नीचे होता है कि नहीं। जो हाइड्रोजन से नीचे होगा क्रियाशील वो आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ना ही भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा। 76 नंबर की एक मिश्र धातु 90% कॉपर और 10% टीन से बना हुआ है। इस प्रकार के मिश्र धातु मतलब इसका नाम क्या है, इस मिश्र धातु का क्या नाम है? सोल्डर, ब्रोंज, पीतल या फिर जर्मन सिल्वर। तो क्या होगा सर आपका? ब्रोंज होगा, यानी कि कांसा होगा। ठीक है सर, क्या होगा? कांसा होगा। कॉपर और किससे मिलकर बना हुआ है? टीन से बना हुआ है, अभी हमने जस्ट ऊपर भी आपको बताया। चलिए 77 नंबर के जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 गैस दोनों, या फिर आपका जिंक ZnO। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा सर? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो आपको देखिए, ये आपका जिंक जो है, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है, और जिंक क्या है? धातु। धातु भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? आपका हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करता है, साथ साथ आपका ये हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करेगा, क्योंकि ये क्या है? धातु जो है आपका अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, यानी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन बनाता, हाइड्रोजन गैस निकालता है अभिक्रिया हो। आपको अगर याद होगा तो पता होगा। देखिए 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको जितना ज़्यादा गर्म ताप पर हम लोग गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो भी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, मतलब इतना ज़्यादा कम क्रियाशील है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, या फिर आपका चांदी, या फिर आपका पारा। तो कौन होगा सर? आपका जो है Ag हो जाएगा, यानी चांदी हो जाएगा। ठीक है, सोना और चांदी बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी ये अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? चांदी। सोना दिया हुआ रहेगा तो सोना, चांदी दिया हुआ रहेगा तो चांदी। चलिए 69 नंबर की अयस्क, 79 नंबर, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं खनिज, धातुमल, गैंग, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जो गंदगी होती है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, याद रखिएगा। 80 नंबर कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? आघात वर्धन्यता, उष्मीय चालकता, तन्यता, या फिर कठोरता। तो धातु किस गुण के कारण धातुओं को तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता के गुण के कारण। ठीक है, तन्यता का गुण के कारण ही हम लोग धातु का इस्तेमाल तार बनाने के लिए करते हैं। ठीक है सर, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हमने 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की बात कही थी, और हम लोग जो है 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको लाइक सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है सर, मिलते हैं एक और नई इसी तरह के वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए।